हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है संजीव कुमार और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फन विद केमिस्ट्री में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह आपका क्लास 11th का टॉपिक है। ध्यान से देखिए, अपना पेन और अपना नोटबुक निकाल लीजिए और मेरे साथ आप भी नोट डाउन करिए। मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, कोई भी लेंथी प्रोसेस नहीं होगा, आसान तरीके से समझाऊंगा। और फिर टॉपिक की क्लियरिटी के लिए लास्ट में एक न्यूमेरिकल भी मैं आपको करवा दूंगा। तो चलिए मेरे साथ लिखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला को हिंदी में अणुसूत्र हम लोग कहते हैं, अणुसूत्र। और एम्पिरिकल फार्मूला को हिंदी में हम लोग मूलानुपाती सूत्र भी कहते हैं, मूलानुपाती सूत्र। ठीक है बच्चों, जो हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले हैं वो इसे भी देख सकते हैं। देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में क्या अंतर है। सबसे पहले आप देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बच्चों कि आप केमिकल फार्मूले को तो दो भाग में पहले बांट लीजिए। तो यदि मैं यहाँ पे लिखता हूं, केमिकल फार्मूला को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला और दूसरा होता है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले आप मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं द फार्मूला which gives the actual number of atoms of the various elements present in one molecule of compound is called molecular formula, is called molecular formula। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ वैसा फार्मूला जो एटम्स की वास्तविक संख्या बताए। एक मॉलिक्यूल में जो एटम्स आपके जुड़े हुए हैं उसमें एटम्स की वास्तविक संख्या बताए, उसे हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिखिए, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ये होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब आपसे पूछेगा कि बताइए वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम, ऑक्सीजन के कितने एटम। तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं और ऑक्सीजन के 2 एटम होते हैं। तो ये हो गई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स की वास्तविक संख्या बता रहा है। नहीं, हाइड्रोजन 2 एटम है, ऑक्सीजन 2 एटम है। इसी प्रकार से आप ले सकते हैं बेंजीन। बेंजीन का होता है जी C6H6। ये भी आप बता सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल बेंजीन का है, इसमें कार्बन के 6 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं, है ना। तो ये क्या कर रहा है, एटम्स की वास्तविक संख्या बता रहा है कि एक मॉलिक्यूल कंपाउंड में एटम्स की कितनी संख्या है और वो किस प्रकार से आपस में जुड़ा हुआ है। समझ में आ गया। इसी प्रकार से आप ले सकते हैं जैसे कि हेक्सेन C6 और H आप ले लीजिए 12। हेक्सेन कार्बन 6 होगा, हाइड्रोजन 12 होगा। तो इसे भी आप बोल सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल हेक्सेन में कार्बन की संख्या 6 है और हाइड्रोजन के एटम्स की संख्या 12 है। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला फिर से एक बार रिवाइंड में करवा देता हूं। मॉलिक्यूलर फार्मूला वो होता है जिसमें एक मॉलिक्यूल कंपाउंड में एटम्स की वास्तविक संख्या बताई जाती है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इसमें बताया जाता है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको इंपीरिकल फार्मूला के बारे में
बताना। मेरे साथ लिखिए, आपका फॉर्मूला बनेगा इंपीरिकल फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला को आप डिफाइन इसी प्रकार से कर सकते हैं। द फॉर्मूला which gives the whole number ratio of the various atoms present in one molecule of compound is called empirical formula। तो बच्चों, वैसा फॉर्मूला जो एटम्स के सिंपल रेशियो को बताए, ठीक है, उसे हम लोग इंपीरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। आइए एग्जांपल करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसे रब करता हूं। चलिए देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने लिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका क्या था, H2O2। अभी एटम्स हाइड्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन के 2 है, तो दो एटम्स का सिंपल रेशियो निकालिएगा तो 1:1, यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इंपीरिकल फॉर्मूला हो जाएगा जी HO। समझ में आ गया? क्योंकि 2 से 2 आपका कट जाएगा, सिंपल रेशियो 1:1 आएगा। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछे कि बेंजीन का इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो 6 और 6 का आप रेशियो निकालिएगा तो 1:1 क्या जाएगा, C और H। आ गया समझ में? इसी प्रकार से आपको बोलेगा हेक्सेन C6H12 का आप इंपीरिकल फार्मूला निकालिए, तो 6 और 12 का सिंपल रेशियो निकालिए तो क्या हो जाएगा, C3 और 6 और 12 का रेशियो निकालिए, 6 और 12 का, तो आप इसे काटिए, 3 2 जा 6 और 3 से काटिए 3 4 जा 12, या सीधे सीधे आप काट सकते हैं 6 1:2। तो ये आपका हो गया C और H2, यानी कि हेक्सेन में कार्बन और हाइड्रोजन का जो सिंपल रेशियो है वो 1:2 के रेशियो में है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये हुआ इंपीरिकल फॉर्मूला। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं। केमिकल फॉर्मूला आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और दूसरा होता है इंपीरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, वैसा फार्मूला जो अपने मॉलिक्यूल में एटम्स की वास्तविक संख्या बताए, है ना, कितने एटम से वो मॉलिक्यूल आपका बना है उसकी वास्तविक संख्या बताए, उसे हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, तो देखिए 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स है। बेंजीन में कार्बन के 6 एटम्स है, हाइड्रोजन के 6 एटम्स है। हेक्सेन में देखिए कार्बन के 6 एटम्स है, हाइड्रोजन के 12 एटम्स है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी में इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है, इंपीरिकल फार्मूला होता है वैसा फार्मूला जो एटम्स के सिंपल होल नंबर रेशियो को बताए, है ना, कितने एटम्स जुड़े हुए हैं उसका सिंपल रेशियो बताए। जैसे कि 2 और 2 का रेशियो निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 1:1। तो इंपीरिकल फार्मूला इसका बनेगा HO। C6H6 का C और H, क्योंकि 6 और 6 का सिंपल रेशियो निकालिएगा तो 1:1। 6 और 12 का रेशियो निकालिए 1:2, तो कार्बन 1 एटम हो गया और हाइड्रोजन 2 एटम हो गया। सबको समझ में आ गया? तो ये था आपका इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है बच्चों, अब दोनों के बीच का क्या रिलेशन होता है, फिर इंपीरिकल फार्मूला निकालने के कुछ स्टेप्स भी होते हैं। आइए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। मैं इसे रब करता हूं। आगे का हेडिंग है आपका, आप हेडिंग बना सकते हैं, टॉपिक रिलेशन बिटवीन empirical and molecular formula। रिलेशन बिटवीन empirical and molecular formula। तो चलिए आप इसमें लिख सकते हैं empirical formula and
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर रिलेटेड एज तो इसके लिए एक रिलेशन दिया गया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर होता है बच्चों n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, ये एक रिलेशन याद रखिएगा, आगे हम लोगों को न्यूमेरिकल बनाने में इसका काम पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर होता है बच्चों n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। यहाँ पे n क्या है, वेयर n इज ए सिंपल होल नंबर रेशियो, होल नंबर का रेशियो होगा, सिंपल होल नंबर का रेशियो जो होगा उसी को n डिनोट करेगा। यहां से एक फॉर्मूला बना सकते हैं, n इज इक्वल टू होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला। ये हुआ आपका एक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से आगे हम लोग न्यूमेरिकल अभी बनाएंगे, है ना, तो इस फॉर्मूले को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका भी हम लोगों को काम पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ। इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। यहाँ पे n एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। अब इस फार्मूले से आप n निकालिए तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फार्मूला। ठीक है बच्चों, अब इंपेरिकल फार्मूला को निकालने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, वो 4 स्टेप्स हैं आपके, मैं एक एक स्टेप करके आपको बताता हूँ और फिर उसी स्टेप के हेल्प से अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो चलिए मेरे साथ टॉपिक बनाइए, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से रूल्स हैं, एक एक करके हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला रूल है इसका, रूल 1। तो पहला रूल इसका है बच्चों, डिवाइड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक मास। तो जो भी एलिमेंट आपको दिया होगा उसके परसेंटेज कंपोजिशन से आप इसके एटॉमिक मास में डिवाइड करेंगे। चलिए मैं लिखता हूं, रूल 1 में आप भी लिखिए, डिवाइड द परसेंटेज ऑफ each element by its atomic mass, तो पहला स्टेप आपका होगा कि जो भी परसेंटेज कंपोजिशन होगा उसमें उस एटम के एटॉमिक मास से आपको डिवाइड करना है। ठीक है बच्चों, अभी दूसरा स्टेप, जब आप ये निकाल लेंगे तब ये मोल्स ऑफ एटम्स आपको बताएगा। इट गिव्स द मोल्स ऑफ एटम्स। ठीक है बच्चों, अब सेकेंड स्टेप इसका देखिए, रूल सेकेंड में आपको ये बताया जाता है कि पहले स्टेप में जो भी वैल्यू आपको आया है उस वैल्यू में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है उस स्मॉलेस्ट वैल्यू में बाकी सबों से आप डिवीजन कर देंगे। ठीक है, इसे भी मैं लिखता हूं, डिवाइड द रिजल्ट obtained in the above step by the smallest value among them. It gives the मोल रेशियो, ये आपको मोल रेशियो देगा। ठीक है बच्चों, तो पहले स्टेप में जो आपने डिवीजन किया था किससे, परसेंटेज से उसके एटॉमिक मास में, उसी स्टेप में जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगा उसी स्मॉलेस्ट वैल्यू में बाकी सबों से आपको डिवाइड करना है। यही काम आपको सेकेंड स्टेप में करना है। ये अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको स्टेप वाइज मैं बना के बताऊंगा कि यहाँ पे सेकेंड स्टेप का इस्तेमाल हुआ है ना, तो वहां आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आप ये समझिए कि पहले वाले स्टेप में जो आपने किया था, सेकेंड स्टेप में वही काम करना है कि पहले वाले स्टेप में जो सबसे छोटा वैल्यू आया था उस छोटे वैल्यू में बाकी सबों से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, अब
थर्ड स्टेप आप देखिए, रूल 3। रूल 3 में आपको सबसे पहले ये करना है कि ये जो आपका वैल्यू आएगा, उस वैल्यू को आपको, ये जो सेकेंड स्टेप में जो आपका वैल्यू आएगा उसे होल नंबर में चेंज करना है। मेक द वैल्यू obtained in the above step in a simple whole number में उसे आपको चेंज करना है कैसे भी करके। इसके लिए आप किसी सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पस यहां लिख सकते हैं आप, फॉर दिस पर्पस मल्टीप्लाई इफ नेसेसरी, यहां मैंने लिख दिया नेसेसरी, इफ नेसेसरी बाय ए सुटेबल नंबर, इसके लिए अगर आपको जरूरी हो तो किसी सुटेबल नंबर से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे भी करके इसे आपको होल नंबर में चेंज करना है। किसे करना है? सेकंड स्टेप में जो आपका वैल्यू आया है उसको। अब लास्ट स्टेप है बच्चों स्टेप 4, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। स्टेप 4 में आपको करना है कि जो भी आपने एटम्स लिए हैं उसका सिंबल लिखिए साइड बाय साइड, और थर्ड स्टेप में जो वैल्यू आया है उसे राइट साइड लोअर कॉर्नर पे आप लिख लीजिए। ये जो आएगा यही आपका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। मैं ये भी लिख देता हूं, राइट द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स side by side and insert the numerical value, ये जो थर्ड स्टेप में आएगा वो insert the numerical value to the right side lower corner, हर एक सिंबल के राइट साइड लोअर कॉर्नर पे आप इस नंबर को लिख दीजिए, ये जो तीसरे स्टेप में नंबर आया था उसे। अब जो आपका फार्मूला बनेगा वो आपका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। या लिख लीजिए द फार्मूला thus obtained is called empirical formula। तो ये जो आपका चौथे स्टेप में आएगा वैल्यू, वही आपका एम्पिरिकल फार्मूला को बताएगा। ठीक है बच्चों, एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूं, सभी स्टेप्स को ध्यान से देखिए। एम्पिरिकल फार्मूला को निकालने के लिए अपने पास 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि जो भी एलिमेंट आपके पास दिया हुआ है उसके परसेंटेज कंपोजिशन में उसके एटॉमिक मास से आप डिवाइड लगा दीजिए। ठीक है। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि पहले स्टेप में जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू आया था उस स्मॉलेस्ट वैल्यू में बाकी सबसे आप डिवाइड लगा दीजिए। ये आपको काम सेकंड स्टेप में करना है। थर्ड स्टेप में करना है कि अगर सेकंड स्टेप में कोई ऐसा वैल्यू आपको फ्रैक्शन में आ जाए तो उसे कैसे भी करके आपको होल नंबर में चेंज करना है। होल नंबर में चेंज करने के लिए आप चाहिए तो किसी सुटेबल नंबर से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। चौथा स्टेप और ये लास्ट है, चौथे स्टेप में आपको क्या करना है कि तीसरे स्टेप में जो भी वैल्यू आया है वो एलिमेंट के सिंबल के राइट साइड लोअर कॉर्नर पे आप लिख दीजिए। जैसे कि आप फार्मूला लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं आप, जैसे कि आप लिखते हैं ना H2O2, तो ये आप जो 2 लिख रहे हैं ये सिंबल के राइट साइड लोअर कॉर्नर पे लिख रहे हैं ना, दाहिनी तरफ नीचे की तरफ, दाहिने हाथ से नीचे की तरफ, उसी तरह से ये आपको लिख देना है। तो ये जो आपका आएगा ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका स्टेप, आप इसे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस टॉपिक से हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं और न्यूमेरिकल में ही मैं आपको चारों स्टेप एक बार फिर से समझा दूंगा ताकि आप टॉपिक अच्छे से समझ जाइए। ले लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया है, आप देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका मॉलिक्यूलर मास 78 दिया हुआ है and its percentage composition is 92.4% carbon and 7.6% hydrogen
डिटरमाइन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका मॉलिक्यूलर मास 78, इसमें कार्बन 92.4% है और हाइड्रोजन 7.6% है। तो फिर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप निकालिए। तो चलिए फटाफट इसे सॉल्व करते हैं और चारों स्टेप्स का अभी हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से आप लोग देखिएगा। सबसे पहले तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोग एक टेबल बनाते हैं। टेबल बनाइए, सबसे पहले एक तरफ बनाइए एलिमेंट और फिर बनाइए परसेंटेज कंपोजिशन और फिर एटॉमिक मास। इसका भी अपने लोगों को काम पड़ता है। तो एलिमेंट आपके पास कौन कौन सा है बच्चों? कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो एलिमेंट में लिखिए कार्बन और फिर हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, सिर्फ हम लोग सिंबल ले रहे हैं। अब परसेंटेज कंपोजिशन किसका कितना है ये भी आप लिख लीजिए। कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन है आपका 92.4% और हाइड्रोजन का है बच्चों 7.6%। ठीक है बच्चों, अब एटॉमिक मास का भी आपको काम पड़ता है, ये भी आप लिख लीजिए। तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है जी 12 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है जी 1। ठीक है, ये आपको पता है पहले से। तो सबसे पहला काम आपको करना है स्टेप 1, मोल्स ऑफ एटम्स। तो पहले स्टेप में मैंने आपको बताया था डिवाइड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक मास। तो पहले स्टेप में परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, यही काम आपको करना है। परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। जब आप ऐसा करेंगे तो क्या आएगा? मोल्स ऑफ एटम्स। ठीक है बच्चों, तो वही काम हम लोग करते हैं पहले स्टेप में, परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ठीक है बच्चों, यही काम आपको हाइड्रोजन के लिए भी करना है। तो 7.6 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है बच्चों, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 7.7 और इसका वैल्यू आएगा 1 से डिवाइड करिएगा तो इतना ही रह जाएगा 7.6। ठीक है बच्चों, मोल्स ऑफ एटम्स आपका स्टेप 1 था। ठीक है, अब स्टेप 2 में आइए। स्टेप 2 में आपको निकालना था मोल रेशियो। मोल रेशियो में आपको क्या करना था याद कीजिए, मैंने आपको क्या लिखवाया? इस दोनों में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू में आप दोनों से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है बच्चों, डिवाइड द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन द अबव स्टेप बाय द स्मॉलेस्ट वैल्यू अमंग देम। तो इन दोनों में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, इस स्मॉलेस्ट वैल्यू 7.7 और 7.6 में स्मॉलेस्ट वैल्यू तो आपका यही है। तो इस स्मॉलेस्ट वैल्यू में दोनों से डिवाइड आप कर दीजिए। जब ऐसा आप करेंगे तो मोल रेशियो आपका निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम लोग वही कर रहे हैं। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 7.6 है, तो चलिए 7.7 डिवाइडेड बाई 7.6 और इसमें तो भाई 7.6 डिवाइडेड बाई 7.6 यही होगा। इसे डिवाइड करिएगा तो 1 ही आएगा और इसे डिवाइड करिएगा तो 1.01 आएगा। ठीक है बच्चों, एक लास्ट का स्टेप आपको करना है जिसे आप लोग कहते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो। सिंपल होल नंबर रेशियो, इसे मैंने आपको बताया था कि कैसे भी करके इसे आपको सिंपल होल नंबर में चेंज करना है, फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए। अगर जरूरी हो तो आप किसी सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये 1.01 है ना, अगर ये 1.5 हो जाता और ये 1 ही रहता तो आप दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करते। तो देखिए ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। तो क्या 3 और 2 आपका होल नंबर नहीं है? यस है। तो वैसे केस में आपको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट होल नंबर में ही है। 1.01 को 1 ही ले सकते हैं और ये तो 1 है, तो यहाँ पे आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि अगर ऐसा केस फंसे तब आप किसी सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी आपका ऐसा केस नहीं है। तो चलिए, सिंपल होल नंबर रेशियो में 1.01 को 1 ही ले सकते हैं और ये तो ऑलमोस्ट 1 है। तो ये था आपका तीसरा स्टेप। अब चौथे स्टेप में क्या करना है कि जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट का सिंबल लिखिए साइड बाय साइड। ठीक है, और जो वैल्यू आपका सिंपल होल नंबर में आया है, ये वैल्यू जो आपका आया, इसे सिंबल के राइट साइड लोअर कॉर्नर पे आप लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए कार्बन के लिए 1 आया और हाइड्रोजन के लिए भी 1 आया। तो कार्बन के लिए 1 और हाइड्रोजन के लिए 1, तो 1 को लिखा नहीं जाता है, 1 तो आपका छिपा ही रहता है। तो यहां से लिख सकते हैं 10 द इंपेरिकल फॉर्मूला
इज CH। तो ये हो गया आपका एक आंसर। ठीक है बच्चों, एक बार फिर समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप एलिमेंट, परसेंटेज कंपोजिशन और एटॉमिक मास को आप लिख लीजिए। फिर पहले स्टेप से आइए। पहले स्टेप में आपको क्या बताया गया, डिवाइड परसेंटेज कंपोजिशन बाय एटॉमिक मास, वही हम लोगों ने किया दोनों में। सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने क्या किया कि इस दोनों वैल्यू में जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू था उसमें हमने सबों से डिवाइड कर दिया। तो ये करने के बाद अपने को निकला मोल रेशियो। फिर थर्ड स्टेप में इस दोनों वैल्यू को हम लोगों को सिंपल होल नंबर में चेंज करना था, वो भी हम लोगों ने किया। और चौथे स्टेप में जो भी अपने पास एलिमेंट है उसका सिंबल लिखना है, और जो वैल्यू अपने को यहाँ पे आया है उसे राइट साइड लोअर कॉर्नर पे लिखना है। यह फार्मूला जो बना यही इंपेरिकल फार्मूला आपका होता है। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला निकला CH। ठीक है बच्चों, ये था आपका इंपेरिकल फार्मूला। अभी अपने को मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यहाँ पे निकालना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं, लेकिन तब तक आप इसे बना लीजिए, मुझे इसे रब करना हो। तो बच्चों इंपेरिकल फार्मूला अपना निकल के आया CH। ठीक है बच्चों, तो आप करिए इंपेरिकल फार्मूला का मास निकाल लीजिए। चलिए निकाल रहे हैं। इंपेरिकल फार्मूला मास कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया जी 13। ठीक है, अब देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास आपको निकालना है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 78। डाल दीजिए 78। एन का वैल्यू निकालिए। एन का वैल्यू बच्चों क्या होता है, एन का वैल्यू होता है मॉलिक्यूलर, अभी अभी हम लोगों ने एक रिलेशन भी बताया था, वो रिलेशन आप देख लीजिए। तो एन का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फार्मूला मास। तो चलिए निकालिए मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास आपका 78 है और इंपेरिकल फार्मूला का मास आपका 13 है। काट दीजिए, 6 टाइम्स कट जाएगा। नाउ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। ये भी हम लोगों ने अभी रिलेशन में देखा था। तो n का वैल्यू आपका आया 6 और इंपेरिकल फार्मूला आपका है CH। डाल दीजिए CH, तो फार्मूला हो गया C6H6। ये हो गया बच्चों आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका इंपेरिकल फार्मूला और ये बना इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये था आपका टॉपिक क्लास 11th का, इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। टॉपिक की क्लियरिटी के लिए एक न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने किया है। अब इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के बुक में होगा, उसे आप बना सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक का बटन भी दबा दीजिए और इसी प्रकार से मुझे फॉलो भी करते रहिए।